नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज सुबह मैं जब अखबार का मुताला कर रहा था तो एक बड़ी दिलचस्प ख़बर पर नज़र पड़ी। लिखा था कि चीनी का रेट, उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने 25 पैसे फ़ी किलो का इजाफ़ा कर दिया। यानी पहले जो एक्स मिल रेट था 84.5, उसको 85.25 कर दिया। जो बेचने का रेट था तकरीबन 88 या 89, उसको 99.25 कर दिया। तो ये बड़ी हैरतनाक ख़बर थी कि हुकूमत ने शुगर माफिया का प्रेशर इस हद तक कबूल किया बस कि सिर्फ 25 पैसे का इजाफ़ा किया। हालांकि ये खान साहब की, मैं कहता हूँ कि अवाम दोस्ती का सबूत है कि जब वो तेल वगैरह वाले प्रेशर डालते हैं हर महीने कि जी रेट बढ़ाओ, वो 10 रुपए की समरी भेजते हैं, खान साहब 1.5, 2 या 5 रुपए इजाफ़ा करते हैं। तो चीनी वालों ने जब प्रेशर डाला तो खान साहब ने सिर्फ 0.25 यानी 25 पैसे का इजाफ़ा किया। ये अलग बात है कि मार्केट के अंदर उसका क्या रेट है, 107-8 रुपये किलो। लेकिन खान साहब के बस में जो था, उन्होंने 107-8 पे चीनी को नहीं आने दिया सरकारी रेट पर। उन्होंने तो सरकारी रेट सिर्फ 25 पैसे बढ़ाया। अब लोग बातें करते हैं कि जी खान साहब ने ये बड़ी सखावत की, बड़ी इंसान परवरी की कि मिलों का प्रेशर भी बस इस हद तक कबूल किया कि 25 पैसे, और आवाम को भी खुश कर दिया। तो ये बड़े लोगों के बड़े फ़ैसले हुआ करते हैं, उनका अपना मिजाज हुआ करता है। एक सेठ था, वो अपनी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी पर, लेमोजीन गाड़ी, उस पर जा रहा था। साथ 3-4 मुलाजिम बैठे हुए थे। तो वो सड़क पर जा रहा था, अचानक उसकी नज़र पड़ी कि मूंगफली का एक दाना पड़ा हुआ है। उसने फ़ौरन ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी, थोड़ा सा इसको बैक गियर लगाओ, पीछे करो। पीछे गए तो अब उसने कहा कि एक मुलाजिम से नीचे उतरो। वो नीचे उतरा, सामने आओ, सामने आए। कहने लगा कि वो मूंगफली का दाना पड़ा है, वो उठा कर लाओ। वो उठा कर लाया। कहने लगा इसको साफ़ करो। साफ़ किया। अब पीछे बैठकर चारों साथी खा लो, ऐश करो, मेरे साथ तो ऐसे ही अय्याशी होगी आपकी। वो बड़े हैरान कि सेठ साहब ने इतनी सखावत, इतनी इंसान परवरी, कमाल है यार इनकी। तो इसी तरीके से इमरान खान साहब ने भी ये जो चीनी का रेट बढ़ाया है, उन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक उनको भी खुश कर दिया, सखावत का मुजाहरा किया कि 25 पैसे। बाकी रही बात मार्केट की, मार्केट के अंदर ये तो एक माफिया है जो खान साहब के रेट पर चीनी को बिकने नहीं देता। मसलन उस माफिया के कुछ अरकान तो वो हैं जो मिल से चीनी महंगी देते हैं, और कुछ वो हैं जो ट्रांसपोर्टर हजरात के उसको ऊपर किराया जितना हुकूमत तसव्वुर करती है उससे ज़्यादा डाल देते हैं, और कुछ वो हैं जो डीलर हजरात हैं, वो भी एक माफिया का हिस्सा हैं, और फिर परचून फरोश, और फिर उसके ऊपर डबल ट्रिपल शापर लगाने वाले, और फिर इसी तरीके से जिन दुकानों के अंदर बैठकर दुकानदार ने दुकानदारी करनी है, उन दुकानदारों का जो किराया लेने वाले दुकानों का मालिक हैं, वो भी एक माफिया हैं। इसी तरीके से वो इलेक्ट्रिक कंडा जिसके अंदर बिजली इस्तेमाल होनी है, बिजली का रेट बढ़ाकर, तो ये सारे माफिया हैं जो खान साहब के सरकारी रेट पर चीनी को बिकने नहीं देते। अजीब बात है। तो मैं कह रहा था कि आवाम किसी चीज़ पर भी खुश नहीं होती। अगर रेट ज़्यादा बढ़ा दें तब भी नाखुश, तबसरे अजीब अजीब करते हैं। अगर कम बढ़ाया है तो तब भी अजीब अजीब तबसरे हैं लोगों के। एक आदमी जा रहा था घोड़े पर, वो अपने उसके साथ उसकी बीवी थी बेगम साहबा। तो उसने सोचा कि मैं कैसे जाऊं। पहले तो उसने ये फ़ैसला किया कि आगे मैं बैठ जाता हूं, पीछे बेगम साहबा को बिठा लेता हूं। जब ऐसे बैठे तो एक आदमी ने तबसरा किया, यार ये किस कदर बेवकूफ़ इंसान है।
हल्की सी इसकी घोड़ी है, उसके ऊपर 2 इंसानों का बोझ डाल दिया, इसको शर्म नहीं आती? कम अज़ कम एक ऊपर बैठता और एक नीचे आ जाता। तो उसने कहा कि यार ये तो ठीक है बात। फिर उसने लोगों को खुश करने के लिए ऐसे किया कि बीवी को नीचे उतार दिया कि तुम इसकी लगाम को पकड़ो, मैं ऊपर बैठता हूँ। तो फिर थोड़ा सा आगे गए, एक और आदमी ने तबसरा ठोक दिया। वो कहने लगा ये किस कदर बेवकूफ़ इंसान है कि वो सिनफ़ नाज़िक है, औरत को लगाम पकड़ाई हुई है, वो नीचे पैदल चल रही है और ख़ुद नवाब बन के ऊपर बैठा, इसको शर्म नहीं आती? इसकी मर्दानगी कहाँ गई? उसने कहा यार ये भी ठीक नहीं। फिर उसने आगे जाकर क्या किया कि ख़ुद नीचे आकर लगाम पकड़ ली, औरत को ऊपर बिठा लिया। थोड़ी दूर आगे गया तो एक आदमी ने तबसरा अपने अंदाज में कर दिया, कहता ये तो यार अजीब रनमरीदी है कि ख़ुद नीचे है और अपनी बेगम साहबा को ऊपर बिठा हुआ, इतना यार ये नीचे लगा हुआ बेगम के। तो गर्जे के लोगों के तरह तरह के तबसरे हैं। लोग किसी पर किसी हाल में भी खुश नहीं होते। खान साहब आप अपने तजर्बे के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक, अपने ख्यालात के मुताबिक, अपने अंदाज के मुताबिक हुक्मरानी कीजिए। ये लोगों को खुश करने की कोशिश ना कीजिए, ये कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। हालांकि आपका एक अंदाज़ है हुकूमत करने का। ये लोग जो तबसरे कर रहे हैं ना आपके बारे में कि यार ये अजीब तब्दीली आई है कि जब भी किसी वजारत के अंदर पता चलता है कि वो करप्शन हो रही है तो खान साहब वज़ीर साहब को चेंज कर देते हैं। जब भी किसी अफसर के बारे में पता चलता है तो उसको हटाने के बजाय चेंज कर देते हैं। ये लोग समझते हैं कि हटाना मसले का हल है, हालांकि मैं आपके साथ हूँ। मैं कहता हूँ कि हटाना मसले का हल नहीं बल्कि उसी को चलाना मसले का हल है। अगर एक आदमी एक जगह पर करप्शन कर रहा है तो क्या ज़रूरी है कि वह दूसरी जगह पर जाकर भी करप्शन करेगा? एक वज़ीर एक वजारत के अंदर अगर झक मार रहा है तो क्या ज़रूरी है कि वो दूसरी वजारत के अंदर जाकर भी उसी तरीके से करप्शन मारेगा और बोंगियाँ मारेगा? खान साहब आपका विजन ठीक है, आपको आहिस्ता आहिस्ता जो तजर्बा हो रहा है ना ये तब्दीली के रास्ते पे, पूरी दुनिया का मुसल्लमा असूल है कि अगर एक आदमी एक जगह पर काम नहीं कर रहा, वो करप्शन कर रहा है तो उसको चेंज करके दूसरी जगह पर भेज दो। ये थानों में भी तो ऐसे ही होता है ना, एक थानेदार जब काम नहीं करता या उसकी कोई शिकायत आती हैं तो उसको तब्दील करके महकमाना तौर पर दूसरे थाने के अंदर भेज दिया जाता है। तो अगर आप एक वज़ीर को तब्दील करके दूसरी महकमे में भेज देते हैं, दूसरी वजारत में, तो कौन सी क़यामत आ जाती है? ये लोग खुश नहीं होंगे। वो कप्तान था ना बहरी जहाज़ का, वो बहरी जहाज़ की 2-3 मंजिलें होती हैं ना, तो वो नीचे वाली मंजिल में गया अचानक, तो वहाँ पर देखा कि उसके मुलाजिमीन थे वो 6-7-8, तो उसको बड़ी बदबू आई। सूंघने पर उसने महसूस किया कि कहीं मुझे कह ही ना आ जाए। खैर उसने अपनी मुतजस्सिसाना तबीयत के पेश नज़र अंदाज़ा लगाया कि ये किस वजह से है बदबू। तो उसने अपनी एक तशख़ीस की। उसने कहा कि महसूस यूँ होता है कि ये जो मुलाजिमीन हैं ना, इन्होंने कई दिन से अपने जांघिए, यानी वो जो निकर पैंट के नीचे से पहनी जाती है, ये जांघिए चेंज नहीं किए, जिसकी वजह से बदबू आ रही है। तो उसने आर्डर जारी किया, कहने लगा कि ऐसे करो कि सब साथी कल को अपने अपने जांघिए चेंज करो, तब्दील करो, और अगर किसी ने ना तब्दील किया तो मैं ज़बरदस्त एक्शन लूँगा, और ये भी मुमकिन है कि जो हुक्म की नाफरमानी करेगा उसकी नौकरी से ही छुट्टी हो जाए। तो वो बड़े डर गए। दूसरे दिन आया प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए कि क्या बना भाई, तो बदबू वैसे की वैसी थी। अब वो पूछने लगा, हाँ भाई तुमने जांघिया चेंज किया? वो कहता हाँ जी। दूसरे से, और डेविड तुमने चेंज किया? वो कहता जी। तीसरे से पूछा, तुमने चेंज किया? ठीक। सब ने जांघिए भी चेंज किए। वो कहता यार फिर भी बदबू आ रही है। तो उसने एक से पूछा, मुझे महसूस होता है कि तुमने जांघिया चेंज नहीं किया। वो कहता है जी जैसी चाहे मुझसे कसम ले लो, मैं गवाह पेश कर सकता हूँ मैंने चेंज किया है। वो कहता है कौन गवाह है तेरा? कहता है कि मेरा गवाह वो फ़लाँ आदमी है
मैंने उससे चेंज किया है। वो कहता है उससे चेंज किया, क्या मतलब? कहता है कि मैंने अपना जहाँ गया उसको दे दिया और उसका मैंने पहन लिया। वो इसी तरीके से वो तीसरे ने चौथे को दे दिया, चौथे ने तीसरे का पहन लिया, पाँचवें ने छठे को दे दिया, छठे ने पाँचवें का पहन लिया। तो इस तरीके से सब ने जहाँ चेंज किए हैं। तो खान साहब वो कप्तान वो भी ये अवाम की तरह बेवकूफ़ आदमी था। कहने लगा ये कैसी तब्दीली है, बदबू तो वैसी की वैसी वहाँ पर मौजूद है, ये क्या चेंज करना मेरा हुक्म, उसकी तशरीह, उसकी तोज़ी ये थी। मैंने तो कहा था कि धुले हुए जांघिए पहनो। तो ये अवाम भी उस कप्तान की तरह बेवकूफ़ लोग हैं जो आपकी तब्दीली को समझने की कोशिश नहीं करते, बस अपने मिजाज के मुताबिक कोई जैसा भी किसी के मुंह में आता है तबसरा तज्जिया बस करते रहते हैं और हा मचाकर मजाक उड़ाते रहते हैं। खान साहब अब हकीकत ये है कि मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप पहले लोगों की बातों से मुतासर होते थे, लेकिन अब आप तजर्बाकार इंसान बन चुके हैं। अब आप भी मेरा ख्याल ज़्यादा असर नहीं लेते लोगों का, कि इन लोगों की आदत है वो घोड़े वाले की तरह कि ये किसी बात पर भी राज़ी नहीं होते, बस अपनी मिजाज के मुताबिक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत करो। अब आपको ये तजर्बा हो चुका है और तजर्बा बहुत बड़ा उस्ताद है। वो पत्थर था ना रास्ते के अंदर पड़ा हुआ, किसी ने पूछा कि पत्थर तो नुकीला होता है, ये तो पाँव के अंदर लगता है, तो भाई पत्थर तुम तो बड़े गोल मटोल से हो, ये कैसे तुम गोल मोल हो गए? तो वो पत्थर को अल्लाह ने ज़ुबान दी, वो कहता है कि ठुड्डे खा खा कर, लोगों की ठोकरें खा खा कर मैं गोल मटोल हो गया हूँ। तो भाई खान साहब आपको भी अब इतना तजर्बा हो गया है कि आप भी उस पत्थर की तरह सब कुछ अपने सीने के अंदर हज़म करने के काबिल हो गए हैं, आपको बहुत तजर्बा हो गया है। और ये जो तजर्बा है ना, ये इसका नेमुल बदल कोई नहीं। अगर आइंदा फिर आपको हुकूमत मिली तो ये तजर्बा आपके बड़ा काम आएगा, लेकिन अगर आइंदा आपको हुकूमत मिली तो मैं और ये जो बेवकूफ़ अवाम हैं, हमारी आपसे एक इल्तमास है, एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है, बस उसको शर्फ़ कबूलियत बख्श दीजिए। आप फिर अपना तजर्बा जैसे मर्ज़ी उसको इस्तेमाल कीजिए। वो कौन सी है वो भी मैं एक मिसाल देकर कहता हूँ कि एक हकीम साहब थे, उनका वाक़या कि वो पहले लोग जो थे ना सफ़र करते थे, पैदल सफ़र होता था तो पैदल चलते जाना, जहाँ पर देखा कि रात हो गई वहाँ पर उस गांव के अंदर ठहर जाना, मस्जिद में जाना और लोगों से कहना कि भाई मैं मुसाफिर हूँ। कोई आदमी उस मुसाफिर को घर के अंदर ले जाता था, खाना खिलाता था, रात वहाँ पर रहने का इंतज़ाम कर देता। सुबह को मुसाफिर फिर आगे, फिर जहाँ पर रात होती फिर वहीं पर ठहर हो जाती, उसकी रहायश हो जाती। तो वो एक जगह पर मुसाफिर ठहरा, उसने कहा भाई मुसाफिर हूँ। एक घर वाला उसको ले गया, आओ भाई मैं आपकी खिदमत करूँगा। उसने उसको रोटी पेश करने की कोशिश की, वो बेचारा चंगेर के अंदर छाबे के अंदर रोटियां लाया 5-7 कि ये भूखा होगा बेचारा, चलो अच्छी तरह से खा ले। वो जब रोटी रख के गया अभी सालन लेने के लिए, तो सालन लाया तो देखा कि रोटियों वाला जो चंगेर और छाबा है ना वो खाली, वो सब खा गया। अब उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा रोटी ले आता हूँ। वो सालन रख कर गया, जब रोटी लेकर आया तो सालन ख़त्म। गर्जे के वो हैरान, यार ये क्या चीज़ है। वो फिर गया, रोटी लाया, फिर सालन ख़त्म, सालन लेके आया, रोटी ख़त्म। गर्जे के उसने उसकी दौड़ लगती रही। बिला आखिर जब उसने कहा कि चलो अब ठीक है गुजारा हो गया, तो बाद में वो बैठे गप्पे शप्पे लगाने के लिए हाल अहवाल मालूम किया कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, किस मकसद के लिए। तो वो कहने लगा कि भाई बात ये है कि मैं फ़लाँ इलाके से आया हूँ और वो फ़लाँ इलाके को जा रहा हूँ मैं। किस लिए भाई? तो वो कहने लगा कि मैं बीमार हूँ, तो वहाँ पर मुझे इतला मिली है कि एक हकीम साहब रहते हैं, वो बड़े काबिल आदमी हैं, उनके पास कोई नुस्खा है मेरी बीमारी का। कहने लगा बीमारी क्या है? तो वो कहने लगा बीमारी मुझे ये है कि मेरा हाजमा ख़राब है, मुझे खाया पिया हज़म नहीं होता, खुराक लगती नहीं है, मेरा मैदा काम नहीं करता। तो भाई
मैं वहाँ पर दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। वो बड़ा हैरान, वो कहने लगा कि अभी तो इसका मैदा ख़राब है, खाया पिया हज़म नहीं होता, अभी ये हाल है कि मेरी इतनी इसने दौड़ लगवाई, और अगर वापसी पर भी ये इधर को आ गया और इसका मैदा सही हो गया वो फक्की खाकर हकीम साहब की, तो फिर मेरा क्या हाल बनेगा। तो उसको भी इस आवाम की तरह पसीने छूट गए। वो कहने लगा भाई मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, अल्लाह आपको सेहत दे, आपके ऊपर वो दवाई उस हकीम साहब के असर कर जाए, लेकिन वापसी पर रास्ता चेंज कर लेना, तब्दील कर लेना। वो मैं दरख्वास्त इसलिए कर रहा हूँ कि मुमकिन है कि मैं आपकी मेज़बानी का शर्फ़ हासिल ना कर सकूं, इसलिए ये शर्फ़ किसी और को दे देना। तो खान साहब हमारी भी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त ये है कि आपको अब तजर्बा तो हो गया है लोगों से डील करने का, हुक्मरानी करने के राज, बादशाही के असरार व रमूज़, ये सब आपके पास जमा हो चुके हैं, आपको मिल चुके हैं। लेकिन अगर दोबारा मौका मिले तो ज़रा हमसे किनारा कर लेना, अपना ये जो तजर्बा है इससे किसी और मुल्क को मुस्तफ़ीद होने का मौका देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि मैं तो डर रहा हूँ कि अभी आपकी तजर्बा कम था, चीनी पे 45 रुपये से 108 रुपये पर पहुँच गई है, लेकिन अगर आपका तजर्बा भी शामिल हाल हो गया तो मुमकिन है कि चीनी फिर 208 रुपये ना हो जाए। तो बड़ी मेहरबानी, मेरी गुजारिशात को काबिल समाअत समझें। व आखिर दावाना।